निजी कमरे में कार्तिक अब अकेला था। उसी वक्त न्यू सेंचुरी रेस्तरां का मैनेजर एंड्रयू कमरे में घुसा। मिस्टर कार्तिक, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े आदमी हैं। अगर मैंने आपको किसी तरह से परेशान किया हो तो प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। एंड्रयू की आवाज डर और घबराहट से भरी हुई थी। कार्तिक ने धीरे से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, आज जो हुआ उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। चिंता मत करो, तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। एंड्रयू ने राहत की सांस लेते हुए बार बार कहा, धन्यवाद मिस्टर कार्तिक, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड्रयू ने थोड़े चौंकते हुए कहा, क्या तुमने मेरी पहचान के बारे में और किसी को बताया है? कार्तिक ने थोड़ी देर रुककर पूछा। नहीं, पहले तो मुझे साफ साफ कहा गया था कि अपनी पहचान को गुप्त रखा जाए। रेस्तरां में मैं ही अकेला हूं जो इसके बारे में जानता है, बाकी किसी को नहीं पता। एंड्रयू ने थोड़ा संकोच करते हुए जवाब दिया। ठीक है, कार्तिक ने सिर हल्का सा हिलाते हुए कहा। ओह, और क्या वो दो लोग जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था, क्या वे भी इस रेस्तरां के सदस्य थे? नहीं, वो दोनों अपने दोस्त के साथ आए थे। एंड्रयू ने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया। तो फिर उन्हें बाहर निकाल दिया गया और उनके दोस्तों की नियुक्ति रद्द कर दी गई। लेकिन मेरी पहचान मत उजागर करना। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? कार्तिक ने अपनी बात समझाते हुए कहा। मिस्टर कार्तिक, चिंता मत करो, इसे मुझे छोड़ दो, एंड्रयू ने कहा, जैसे वो किसी मुश्किल पर चल रहा हो। कार्तिक ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और बिना कुछ कहे निजी कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही कार्तिक बाहर गया, एंड्रयू ने राहत की सांस ली और फिर वॉकी टॉकी में चिल्लाया, सुरक्षा कर्मियों, अब निजी कमरा नंबर 8 में जाओ और सभी पार्टियों को बाहर निकालो। रोजर। सुरक्षा प्रमुखों ने आदेश सुना और तुरंत कार्रवाई की। एंड्रयू को पहले से ही आयुष और अंजलि के खिलाफ नाराजगी थी। अगर वे दोनों कार्तिक के सामने अपना सबक नहीं सीखते तो एंड्रयू को यह सब कैसे होता? अब जब कार्तिक ने यह बोल दिया था, एंड्रयू उन दोनों के साथ अच्छे से पेश नहीं आना चाहता था। इसके बाद सुरक्षा गार्डों ने आयुष, मंडी और बाकी को निजी कमरे से बाहर निकाल दिया। आयुष का दोस्त गुस्से में चिल्लाया, मैं इस रेस्तरां का प्लेटिनम सदस्य हूं, मुझे बाहर क्यों निकाला गया? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? छात्र प्रबंधक को बुलाओ और मुझसे बात करो। आयुष के दोस्त को जब बाहर निकाला गया तो वो बहुत शर्मिंदा हो गया और चिल्लाया। एंड्रयू कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, मिस सुलिवन, आप बिल्कुल सही समय पर आए। आपके सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे हैं? हम तो निजी कमरे में खाना खा रहे थे, हमें बाहर क्यों निकाला गया? आयुष गुस्से में बोला, क्या आपको लगता है कि मैं आपके पास पैसे नहीं दे पाऊंगा या कुछ और? एंड्रयू ने आयुष और अंजलि की ओर देखा और कहा, आपके दोनों दोस्त आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्यों बाहर निकाला गया। आयुष ने तुनकते हुए पूछा, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? एंड्रयू ने थोड़ी देर खुद को नियंत्रित करते हुए कहा, इससे पहले इस रेस्तरां में कुछ लोग हमारे खिलाफ बातें कर रहे थे और इससे हमारे ब्रांड की छवि पर असर पड़ रहा था, इसलिए मैंने सुरक्षा को उन्हें बाहर निकालने का आदेश दिया था। यह सुनकर आयुष और अंजलि थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने समझा कि यह सब कार्तिक की वजह से हो रहा था। इसके अलावा आपने इस मामले में मिस्टर कॉलिंस को भी फंसाया है। हमारे रेस्तरां ने उनका लाइसेंस रद्द कर दिया है, इसलिए अब उन्हें यहां खाने का कोई अधिकार नहीं है। एंड्रयू ने गंभीर स्वर में कहा, मिस्टर सुलिवान, आपने क्या कहा? मेरा प्रपोजल रद्द कर दिया गया है? जैसे ही मिस्टर कॉलिंस ने यह सुना, उनके चेहरे का सारा आत्मविश्वास एक पल में खत्म हो गया। अंतिम न्यू सेंचुरी रेस्तरां में कस्टम कार्ड हासिल करना कोई आसान बात नहीं थी। मिस्टर कॉलिंस ने अपने कई रिश्तेदारों की मदद से यह कार्ड पाया था और अब इसे अचानक से रद्द कर दिया गया। यह बात मिस्टर कॉलिंस को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मिस्टर कॉलिंस, मुझे खेद है, यह आदेश ऊपर से आया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, एंड्रयू ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। जब आयुष ने एंड्रयू से बात करने की कोशिश की तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। आयुष ने समझाने की कोशिश की कि यह कार्ड मिस्टर कॉलिंस के लिए कितना जरूरी था और उनके लिए इसका मतलब क्या था। आज आयुष मुख्य रूप से मिस्टर कॉलिंस की अनुग्रह पाने के लिए उनकी बर्थडे पार्टी में आया था। आखिरकार मिस्टर कॉलिंस का परिवार एक बड़ी प्रोजेक्ट पर बोली लगाने की तैयारी कर रहा था। आयुष के पिता की कंपनी को भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना था। इससे पहले प्राइवेट रूम में आयुष और मिस्टर कॉलिंस ने इस मुद्दे पर चर्चा की थी और कॉलिंस ने तुरंत सहमति दे दी थी। लेकिन अब चूंकि आयुष और अंजलि ने कार्तिक की निंदा की थी,
मिस्टर कॉलिंस का समर्थन अचानक खत्म हो गया। आयुष को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस हालात को कैसे संभाले। मिस्टर कॉलिंस, अब आपको इस रेस्तरां में प्रवेश का अधिकार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सहयोग करेंगे, एंड्रयू ने सख्त लहजे में कहा। आयुष, तुमने किसे नाराज कर दिया? अगर तुम किसी को गुस्सा दिलाओगे तो मुझे मत फंसाओ। मिस्टर कॉलिंस का गुस्सा अब फूटने लगा था। मिस्टर कॉलिंस, प्लीज सुनिए, आयुष ने घबराते हुए कहा। सुनूं? मेरी मेंबरशिप पहले ही खत्म हो चुकी है और अब तुम मेरे बच्चों को भी परेशान कर रहे हो। यहां से निकल जाओ और दोबारा मुझसे मत मिलना। कॉलिंस का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि वह जोर से कुर्सी को धक्का देकर रेस्तरां से बाहर चले गए। पर बोली का क्या होगा? आयुष ने जल्दी से पीछे से चिल्लाया। भाड़ में जाए, कॉलिंस ने गुस्से में कहा। तुम्हें देखते ही मेरी किस्मत खराब हो जाती है। आयुष स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं रहा। कार्तिक का ऐसा क्या इफेक्ट है? अगर हमने पहले भी उसकी निंदा की थी तो एंड्रयू ने इतनी बड़ी बात क्यों की? अंजलि ने खींचते हुए कहा। कार्तिक ने एंड्रयू को जरूर कोई ऑफर दिया होगा। ये दोनों साथ मिले हुए हैं। आयुष ने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा। मैं कार्तिक को पहले से ही पसंद नहीं करता। जब मैं वापस स्कूल जाऊंगा तो उसे एक सबक सिखाऊंगा। आयुष को अब यह महसूस हो रहा था कि जैसे ही उसने मंडी में कदम रखा, उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया और जब से कार्तिक से पंगा लिया, चीजें और भी बिगड़ गईं। आयुष को अब उम्मीद थी कि अगले कुछ दिनों में वह अपने अंदर जमा सारा गुस्सा निकालने का कोई तरीका ढूंढेगा। तो अब क्या करें? हमें किसी और जगह जाकर कुछ खाना चाहिए? अंजलि ने हल्के अंदाज में पूछा। आयुष का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। अरे, मिस्टर कॉलिंस के साथ मेरा सब कुछ खत्म हो गया है और तुम्हें अभी भी खाने की पड़ी है। तुमको अपनी प्रायोरिटी का पता भी है। आयुष ने बगल में खड़ी अंजलि की ओर देखा और चिढ़कर कहा। इस बार आयुष के मन में ख्याल आया कि घर जाकर वह यह बात अपने पिता को कैसे समझाएगा। अंजलि को डांटने के बाद वह चुप हो गई और चुपचाप में फिल्में देखने लगी। न्यू सेंचुरी रेस्तरां से बाहर निकलने के बाद कार्तिक को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि वहां क्या हो रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसके जाने के बाद एंड्रयू सुलिवान सब कुछ संभाल लेगा। मुझे यकीन नहीं था कि मेरी मंगेतर इतनी खूबसूरत होगी। अफसोस कि वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, कार्तिक ने मन ही मन सोचा और एक हल्की सांस भरी। साक्षी वाकई बेहद खूबसूरत थी, बल्कि कहें तो अद्भुत थी, लेकिन उसे मजबूर करना सही नहीं था। कार्तिक को यह बात समझ आ गई थी। उसे तो बस वसीयत की शर्तें पूरी करनी थीं ताकि उसे अपनी विरासत मिल जाए। इसके अलावा कार्तिक को लग रहा था कि साक्षी के साथ उसके रिश्ते की यह स्थिति भी ठीक है। साक्षी को अपनी पसंद का कोई और मिल सकता था और वह भी अपने मनपसंद पार्टनर की तलाश कर सकता था। कार्तिक अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे अकेले रहना पसंद नहीं था। तभी एक लड़की सफेद वन पीस ड्रेस पहने, पोनीटेल में बंधे बालों के साथ कार्तिक के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, सर, हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी है, क्या आप इसे देखने आएंगे? कार्तिक ने उसकी बात सुनी और एक पल के लिए उसे देखा। वह साधारण कपड़ों में थी लेकिन बेहद आकर्षक लग रही थी। कम से कम वह अंजलि और मे यंग से ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी बड़ी चमकदार आंखें और लंबी गोरी टांगें देखकर किसी का भी मन मोहित हो सकता था। मुझे खेद है, अभी मैं बिजी हूं, कार्तिक ने बिना किसी रुचि के कहा और जाने लगा। सर, कृपया अंदर आकर देखें, इसे मुझ पर एक एहसान समझिए, लड़की ने तुरंत कहा। एहसान? कार्तिक रुक गया और हैरानी से पूछा, आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं इंडिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूं, मेरा नाम रश्मि श्मिट है, लड़की ने धीमे स्वर में कहा। तो? कार्तिक ने सीधे पूछा। हम हर वीकेंड प्रॉपर्टी शोरूम में पार्ट टाइम काम करते हैं और फ्लायर्स बांटते हैं, लेकिन हमें कुछ खास प्रदर्शन संकेतकों को पूरा करना पड़ता है। अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो मेरी मदद हो जाएगी। रश्मि ने अपनी बात पूरी की। हर दिन हमें शोरूम में प्रॉपर्टी देखने के लिए 10 ग्राहक लाने होते हैं, तभी हमें उस दिन के काम का भुगतान मिलता है, रश्मि ने थोड़ा घबराते हुए समझाया। आज सुबह से बिना रुके काम कर रही हूं और अब तक केवल 9 ग्राहक ला पाई हूं। मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रश्मि की यह बात सुनकर कार्तिक कुछ देर सोच में पड़ गया। असल में कल रात ही कार्तिक यह विचार कर रहा था कि उसे घर खरीदना चाहिए या नहीं, और अब उसकी मुलाकात रश्मि से हो गई। इतनी कम उम्र की लड़की के लिए यह काम आसान नहीं लग रहा था, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अंदर चलकर देख लूंगा। धन्यवाद,
आप बहुत अच्छे इंसान हैं, रश्मि ने खुशी से कहा। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, कार्तिक ने हल्के मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरे पीछे आइए, रश्मि ने जल्दी से कहा और कार्तिक को शोरूम की ओर ले गई। कुछ ही देर में कार्तिक रश्मि के साथ शोरूम पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, उसने किसी महिला की तेज आवाज सुनी। रश्मि श्मिट, तुम क्या कर रही हो? हर किसी को शोरूम के अंदर क्यों लेकर आती हो? इस बंदे के साथ क्या गड़बड़ है? कार्तिक ने आवाज की ओर देखा। वह एक महिला थी जो सेक्सी वर्दी में ऊंची एड़ी के जूते पहने बाहर निकल रही थी। उस महिला की उम्र करीब 25 साल लग रही थी और वह बेहद आकर्षक लग रही थी। उसकी गहरी और मोहक आंखें किसी को भी मोहित कर सकती थीं। उसकी कसी हुई काली वर्दी उसकी खूबसूरत काया को और निखार रही थी। कॉलर से झलकती उसकी गोरी त्वचा और उसकी छाती की हल्की झलक उसे और भी ज्यादा आकर्षक बना रही थी। उसकी पतली गोरी टांगें काले तंग मोजों में थीं, जो उसे बेहद आकर्षक दिखा रही थीं। इस महिला को देखकर कार्तिक को लगा कि वह असामान्य रूप से सेक्सी और प्रभावशाली है। सुश्री लॉसन, यह एक ग्राहक हैं जो मुझे अभी मिले हैं, रश्मि ने डरते हुए समझाया। ग्राहक? सुश्री लॉसन ने यह सुनते ही कार्तिक की ओर घृणा भरी नजर से देखा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ओह रश्मि, बोलो, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? क्या तुम्हें लगता है कि यह आदमी प्रॉपर्टी खरीदने का खर्च उठा सकता है? मुझे तो लगता है कि यह बाथरूम तक नहीं खरीद सकता। मैं तुमसे उम्मीद करती थी, लेकिन तुम ऐसे किसी को भी शोरूम में लाकर मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकती। यह सुनने के बाद रश्मि ने कार्तिक की ओर देखा। वह आज वाकई साधारण कपड़े पहने हुए था, जो उसे प्रॉपर्टी खरीदने वाले ग्राहक जैसा नहीं दिखा रहे थे। रश्मि, यह आदमी गिनती में नहीं आता। काम खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। जाओ और मेरे लिए कोई और ग्राहक ढूंढो, सुश्री लॉसन ने अधीरता से कहा। जी सुश्री लॉसन, रश्मि ने जल्दी से जवाब दिया और बाहर जाने लगी। लेकिन कार्तिक ने रश्मि को पीछे खींच लिया और सुश्री लॉसन की ओर मजाकिया अंदाज में देखा। आप कैसे तय करती हैं कि कौन योग्य ग्राहक है? कार्तिक ने हल्के व्यंग्य के साथ पूछा। मैं कैसे तय करूं कि कौन योग्य ग्राहक है? महिला मैनेजर ने यह सुनते ही जोर से हंस दिया। फिर उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, जाहिर है वही व्यक्ति योग्य है जो यहां का घर खरीदने का खर्च उठा सके। और आप कैसे इतना पक्का कह सकती हैं कि मैं घर खरीदने में सक्षम नहीं हूं? कार्तिक ने पूरी शांति के साथ उसकी ओर देखा और पूछा। महिला मैनेजर उसकी बात सुनकर पल भर के लिए चुप हो गई। फिर उसने कार्तिक को सिर से पैर तक देखा और खिलखिलाकर हंसने लगी। शोरूम में मौजूद अन्य कर्मचारी भी उसकी बात पर हंस पड़े। उनकी नजरें अब कार्तिक को तिरस्कार से देख रही थीं। सुनो बच्चे, मुझे नहीं पता कि बाकी लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, लेकिन तुम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हें पता भी है कि यहाँ की प्रॉपर्टी का रेट क्या है, या ये कि इनकी कुल कीमत कितनी है? महिला मैनेजर ने ऊंची एड़ी के जूते खटखटाते हुए उसके पास आकर कहा। नहीं, मुझे नहीं पता, कार्तिक ने शांत भाव से सिर हिलाते हुए कहा। तो मैं तुम्हें बता देती हूं, यहां सबसे सस्ते विला की कीमत $10 मिलियन है। सोचो, तुम इतना खर्च उठा सकते हो? क्या तुम ऐसी जगह में कदम भी रख सकते हो? महिला मैनेजर व्यंग्य भरे स्वर में बोली। $10 मिलियन? इतनी महंगी? कार्तिक ने आश्चर्य का अभिनय करते हुए कहा। हाँ, अब तुम्हें समझ आया, महिला मैनेजर ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि थोड़ा आत्म जागरूक बनो। तुम्हारे जैसे लोग तो यहाँ का बाथरूम भी नहीं खरीद सकते, भले ही पूरी जिंदगी बिना खाए पिए रह लो। अब यहाँ से निकल जाओ और हमारा समय बर्बाद करना बंद करो। कार्तिक उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिया। शायद महिला मैनेजर को यह नहीं पता था कि कार्तिक कौन है। उसके लिए यह प्रॉपर्टी खरीदना किसी बच्चे के खेल जैसा था। मिस्टर कार्तिक, मुझे बहुत अफसोस है, क्यों ना हम बाहर चलें? रश्मि ने धीरे से कहा। वह कार्तिक को अपने मैनेजर द्वारा अपमानित होते हुए नहीं देख सकती थी। कार्तिक ने रश्मि की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, जाना क्यों? मैं एक घर खरीदने आया हूं, यहां की प्रॉपर्टी क्यों ना देख लूं? रश्मि उसकी बात सुनकर चौंक गई। दिखावा बंद करो, समझे? क्या तुमने नहीं सुना मिस लॉसन ने क्या कहा? यहां की प्रॉपर्टी तुम्हारे जैसे गरीब लोग नहीं खरीद सकते। अब दफा हो जाओ, शोरूम के एक पुरुष कर्मचारी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। रश्मि अब असमंजस में थी। उसके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। आखिर वह यहां क्यों रुक रहा है? उसने मन ही मन सोचा। उसके पास तो यहां की प्रॉपर्टी खरीदने का पैसा भी नहीं है,
फिर क्यों वह खुद को अपमानित करवा रहा है? इस समय रश्मि को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। उसे कार्तिक को अभी यहां नहीं लाना चाहिए था। आप इस शोरूम के मैनेजर हैं, है ना? कार्तिक ने पुरुष कर्मचारी को इग्नोर करते हुए सीधा खूबसूरत और अट्रैक्टिव महिला मैनेजर की तरफ देखा और ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, मैं इस शोरूम की मैनेजर हूं। महिला मैनेजर ने घमंड भरे अंदाज में सिर उठाते हुए कहा। तो फिर मुझे अपनी कुछ प्रॉपर्टी दिखाओ, कार्तिक ने धीरे से कहा। महिला मैनेजर ने यह सुनते ही अपनी नाराजगी जाहिर की, शायद इसलिए कि वह खुद को बेहद सुंदर समझती थी। उसकी गुस्से में सिकी हुई भौहें भी उसे और ज्यादा आकर्षक बना रही थीं। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैंने पहले भी कहा था कि तुम जैसे लोग यहाँ की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। अब यहाँ से चले जाओ, वरना सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर बाहर निकलवा दूंगी। उसने शोरूम के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा। मिस्टर कार्तिक, चलिए। रश्मि खुद को रोक नहीं पाई और कार्तिक को खींचने के लिए आगे बढ़ी। कार्तिक ने महिला मैनेजर की तरफ देखा और बिना सिर हिलाए मुस्कुराया, मानो वह उसके व्यवहार को समझ चुका हो। वह थोड़ा बेबस महसूस कर रहा था। असल में कार्तिक यहाँ एक घर खरीदने का इरादा लेकर आया था। उसे यहाँ की प्रॉपर्टीज के बारे में जानने में दिलचस्पी थी, लेकिन मैनेजर का व्यवहार इतना रूखा और अस्वीकार्य था कि वह पल भर के लिए रुक गया और फिर लौटने के लिए मुड़ गया। मिस लॉसन, ये सब क्या हो रहा है? इसी वक्त शोरूम के अंदर से किसी अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई। सभी ने उसकी आवाज सुनी तो तुरंत पलट कर देखा। उन्होंने देखा कि एक आदमी जिसने काले रंग का सूट पहन रखा था, शोरूम के अंदर से बाहर निकल रहा था। मिस्टर कार्टर, आप बाहर क्यों आए? जैसे ही मिस लॉसन ने उस व्यक्ति को देखा, उसका चेहरा बदल गया। उसने एक जबरदस्त मुस्कान के साथ कहा, मैंने बाहर से ही सुना कि आप किसी कस्टमर को बाहर निकालने की बात कर रही थीं। ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर कार्टर ने गुस्से से भौहें सिकोड़कर पूछा। मिस्टर कार्टर, ये आदमी हमारे शोरूम में झगड़ा करने आया है। मैं बस इसे सिक्योरिटी गार्ड से बाहर निकलवाने ही वाली थी। मिस लॉसन ने जल्दी से सफाई दी। झगड़ा करने आया था? मिस्टर कार्टर ने सुनते ही हैरानी से पूछा। फिर वह कार्तिक की ओर बढ़ा और विनम्रता से पूछा, सर, असल में बात क्या है? मैं यहाँ प्रॉपर्टी देखने आया था, लेकिन आपकी मैनेजर को मैं पसंद नहीं आया। वह मुझे बाहर निकालना चाहती थी, कार्तिक ने शांत स्वर में जवाब दिया। कार्तिक की बात सुनकर रश्मि की घबराहट बढ़ गई। रश्मि जानती थी कि मिस्टर कार्टर मिस लॉसन के सीनियर हैं। अगर मिस लॉसन पर कोई एक्शन लिया गया तो रश्मि की स्थिति भी खराब हो सकती थी। कार्तिक की बात सुनते ही मिस्टर कार्टर ने गुस्से से मिस लॉसन की तरफ देखा। फिर उन्होंने कार्तिक की तरफ मुड़ते हुए कहा, सर, हमारी टीम की गलती के लिए मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं। मैं इस शोरूम का इंचार्ज यानी कार्टर खुद हूं। मैं तुरंत आपकी मदद के लिए किसी को भेजता हूं। प्लीज थोड़ा इंतजार करें। जब कार्तिक ने देखा कि अधेड़ उम्र के आदमी यानी यानिक के व्यवहार में बदलाव आया है, तो उसने वहां से जाने का विचार छोड़ दिया। उसने विनम्रता से कहा, ठीक है। यानिक ने क्लो की तरफ मुड़कर सख्त लहजे में कहा, क्लो लॉसन, तुम अभी भी वहां खड़ी क्यों हो? जल्दी करो और हमारे ग्राहक को प्रॉपर्टी दिखाओ। क्लो ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए जवाब दिया। मिस्टर कार्टर, क्या आपको सच में लगता है कि ये लड़का यहाँ घर खरीदने आया है? इसे प्रॉपर्टी दिखाना सिर्फ टाइम वेस्ट करना है। ये यहाँ सिर्फ परेशानी करने आया होगा, यानिक ने उसे डांटते हुए कहा। क्लो लॉसन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ग्राहक हमारी पहली प्राथमिकता है। जब कोई व्यक्ति हमारे शोरूम में आता है तो वह हमारा कस्टमर होता है, चाहे वो घर खरीदने लायक हो या नहीं। तुम्हारा काम है उससे अच्छे से पेश आना। ये एक सेल्स पर्सन का सबसे बेसिक प्रोफेशनल गुण है। क्या तुम्हें ये नहीं पता? असल में यानिक को पहली नजर में समझ आ गया था कि कार्तिक शायद यहाँ की प्रॉपर्टी खरीदने की स्थिति में नहीं होगा, लेकिन वह जानता था कि अगर उन्होंने उसे बुरा महसूस कराकर बाहर निकाल दिया तो शोरूम की इमेज खराब होगी। इसलिए उसने क्लो को आदेश दिया कि वह कार्तिक को प्रॉपर्टी दिखाए। क्लो थोड़ी देर चुप रही, फिर बेमन से कार्तिक के पास गई और बहुत रूखे अंदाज में कहा, आओ, मैं तुम्हें सब दिखाती हूं। हालांकि क्लो इस पूरी स्थिति से नाराज थी, लेकिन वह यानिक के आदेश के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वह कार्तिक को शोरूम के सैंड टेबल मॉडल तक ले गई। इस दौरान यानिक को यकीन था कि कार्तिक विला नहीं खरीद सकता, इसलिए उसने वहां ज्यादा रुकना ठीक नहीं समझा और शोरूम से चला गया। रश्मि वहीं चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था।
उसे लग रहा था कि कार्तिक को यहाँ लाकर उसने बड़ी गलती कर दी है। क्लो निश्चित रूप से कार्तिक के जाने के बाद उससे बदला लेगी और शायद नौकरी से निकाल भी दे। रश्मि असमंजस में थी। वह सिर झुकाए खड़ी थी और अपने कपड़ों के किनारों से खेल रही थी। क्लो ने कार्तिक को सैंड टेबल मॉडल के पास ले जाकर कोने में एक विला की ओर इशारा किया और कहा, यह हमारा आखिरी विला है। ये 400 स्क्वायर फीट के एरिया में बना है और इसके साथ एक गार्डन भी आता है। इसका रेट $20,000 प्रति स्क्वायर मीटर है। टोटल कीमत, हैंडलिंग चार्ज, टैक्स और बाकी सब कुछ मिलाकर $8 मिलियन होगी। $8 मिलियन? कार्तिक ने यह सुनकर चौंकते हुए पूछा। क्लो ने उदासीनता से जवाब दिया, हाँ, ये विला एक अजीब से कोने में है, इसलिए इसका प्राइस कम है। बाकी विला की कीमत तो $40,000 प्रति स्क्वायर मीटर से कम नहीं होगी। इसके बाद उसने कार्तिक को सिर से पैर तक देखा और कटाक्ष करते हुए कहा, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम ये सबसे सस्ता विला भी खरीद सकते हो। कार्तिक ने उसकी बात सुनी पर कुछ नहीं कहा। क्लो ने फिर ठाका मारते हुए कहा, चलो अब ये नाटक बंद करो। तुम्हारे जैसे लोग विला खरीदने की सोच भी कैसे सकते हो? मैं चाहती हूं कि तुम यहां से चले जाओ। जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। यानिक के चले जाने के बाद क्लो ने फिर से व्यंग्य करना शुरू कर दिया। इस समय कार्तिक और क्लो एक दूसरे के काफी करीब खड़े थे, इतनी पास कि कार्तिक को क्लो की हल्की खुशबू महसूस हो रही थी। क्लो के बर्ताव को नजरअंदाज कर दें तो उसका फिगर बहुत आकर्षक था। उसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जा सकता था, खासकर सफेद ब्लाउज के नीचे उसके भरे हुए स्तन जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। तुम इस बात को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट हो कि मैं ये विला नहीं खरीद सकता? कार्तिक ने अपना सिर उठाया और सीधे क्लो की आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए कि तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। चलो $8 मिलियन की बात छोड़ो, अगर तुम आज $80,000 भी जुटा सको तो मैं मान लूंगी कि तुम कुछ हो। क्लो ने अपनी आंखें घुमाई और नफरत भरे लहजे में जवाब दिया। कार्तिक ने उसकी बात सुनी और हल्के से मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा, बस पलटा और शोरूम से बाहर जाने लगा। बेचारा, मुझे पता था कि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। कितना टाइम बर्बाद किया। क्लो ने कार्तिक को जाते हुए देखा और बड़बड़ाने लगी। कार्तिक ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। वह बिना कुछ कहे शोरूम से बाहर चला गया। असल में कार्तिक इस विला को खरीदने में सक्षम था, लेकिन उसे लगा कि यह विला उस जगह के हिसाब से अच्छा नहीं था। आखिर उसे $10 ट्रिलियन की संपत्ति विरासत में मिली थी। अगर वह सच में घर खरीदना चाहता तो सबसे अच्छी जगह पर सबसे शानदार विला खरीदता। बाहर से देखने पर सबको यही लगा कि कार्तिक के पास पैसे नहीं थे और वह इस विला के लायक नहीं था, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये विला कार्तिक के स्तर के लायक नहीं था। रश्मि, तुम अभी भी यहाँ खड़ी क्यों हो? अब जा सकती हो। क्लो ने कार्तिक को जाते हुए देखा और फिर रश्मि की ओर मुड़ी। सुश्री लॉसन, क्या काम का टाइम खत्म हो गया है? रश्मि ने चौंकते हुए पूछा। उसने डरते हुए धीरे से कहा, काम खत्म? हाँ, तुम्हारे लिए खत्म हो गया है। अब तुम हमेशा के लिए जा सकती हो। तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है। क्लो ने व्यंग्यात्मक अंदाज में जवाब दिया। रश्मि को समझते देर नहीं लगी कि क्लो गुस्से में उसे नौकरी से निकाल रही थी। रश्मि घबरा गई। उसने अपना मुंह खोला और कुछ कहने की कोशिश की। सुश्री लॉसन, मैं... चुप रहो, तुम मेरी बात नहीं समझती क्या? मैंने कहा कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अब जाओ यहां से, क्लो ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। रश्मि वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह कांपने लगी। रश्मि की पारिवारिक स्थिति शुरू से ही अच्छी नहीं थी। कुछ साल पहले उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। इससे उनका परिवार आर्थिक संकट में आ गया। यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस उसकी मां की मेहनत की कमाई से भरी गई थी। पढ़ाई के साथ साथ रश्मि पार्ट टाइम काम भी करती थी, एक तो अपनी फीस चुकाने के लिए और दूसरा अपने परिवार की मदद के लिए। अब नौकरी से निकाले जाने का मतलब था कि वह न खुद की मदद कर पाएगी और न ही अपने परिवार की। रश्मि के लिए यह नौकरी बेहद जरूरी थी। जब कार्तिक को पीछे हो रही घटना का अंदाजा हुआ तो उसने रश्मि की ओर देखा। रश्मि को रोते हुए देखकर उसने खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? कुछ नहीं। रश्मि ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और चुपचाप कार्तिक के साथ चलने को मुड़ी। कार्तिक थोड़ा रुका और फिर क्लो की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने उसे क्यों निकाला? क्लो ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मैं यहाँ की मैनेजर हूं, जिसे चाहूं निकाल सकती हूं।
इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर कार्तिक, प्लीज चलो, यहां से चलें। रश्मि ने आगे बढ़कर कार्तिक को खींचने की कोशिश की और धीरे से कहा, लेकिन कार्तिक ने सहानुभूतिपूर्वक उसकी तरफ देखा और जाने का इरादा छोड़ दिया। इसके बजाय वह क्लो के पास गया और गुस्से से बोला, रश्मि ने आज कुछ भी गलत नहीं किया। तुमने उसे नौकरी से क्यों निकाला? तुम खुद को समझते क्या हो? मैंने उसे क्यों निकाला? तुम्हें क्यों बताऊं? क्लो ने नाराज होकर जवाब दिया। कार्तिक ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें मुझे नहीं, लेकिन रश्मि को जवाब देना चाहिए, नहीं तो मैं अभी यहां के सीनियर मैनेजर के पास जाऊंगा। ओह, तुम स्पष्टीकरण चाहते हो? क्लो ने व्यंग्य से कहा। ठीक है तो सुनो, मैंने उसे इसलिए निकाला क्योंकि वह अपने काम में अच्छी नहीं थी। उसमें दूरदर्शिता नहीं है। वह हर किसी को यहाँ शोरूम में ले आती है। इससे हमारे शोरूम की छवि खराब होती है। यहाँ जो प्रॉपर्टीज बिकती हैं उनकी कीमत करोड़ों में है। अगर हमारे ग्राहक किसी हारे हुए इंसान को यहाँ प्रॉपर्टी देखने आते हुए देखें तो क्या वे हमें सीरियसली लेंगे? अब तुम ही बताओ, मुझे ऐसे स्टाफ को क्यों रखना चाहिए? कार्तिक ने शांत स्वर में पूछा। तुम्हें लगता है कि उसमें दूरदर्शिता नहीं है? क्लो ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। वह तुम जैसे हारे हुए इंसान को यहां ले आई। क्या यह उसकी गलती साबित नहीं करता? इससे पहले कि क्लो अपनी बात पूरी कर पाती, कार्तिक ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मैं वह विला खरीदूंगा जो तुमने मुझे दिखाया था। क्या? तुमने क्या कहा? क्लो का चेहरा आश्चर्य से फट गया। कार्तिक ने दोहराया, मैंने कहा मैं वह विला खरीदूंगा। क्लो ने अविश्वास से पूछा, तुम वह विला खरीदना चाहते हो? शोरूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर क्लो और वहां मौजूद बाकी कर्मचारी जोर जोर से हंसने लगे, मानो उन्होंने कोई बड़ा मजाक सुना हो। मिस्टर कार्तिक, प्लीज ये सब छोड़ो। मैं ठीक हूं, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। चलो यहां से चलते हैं, रश्मि ने भावुक होकर कहा। उसे पता था कि कार्तिक के पास वह विला खरीदने के लिए $8 मिलियन नहीं होंगे। इस वक्त उसे कार्तिक के शब्द मजाक जैसे लग रहे थे, लेकिन कार्तिक ने क्लो की ओर देखा और सख्त आवाज में कहा, क्या तुम्हारी हंसी खत्म हो गई? इस समय कार्तिक ने अचानक सबकी हंसी को बाधित कर दिया। क्लो ने हंसना बंद किया और उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, तुमने अभी कहा कि तुम यह विला खरीदना चाहते हो, है ना? यह विला एक स्पेशल कीमत पर बेचा जा रहा है। हम इसमें कोई लोन स्वीकार नहीं करते। पूरी पेमेंट एक बार में ही करनी होगी। इसकी डिपॉजिट $5 मिलियन है। बाकी 3 मिलियन एक महीने में देने होंगे। अगर खरीदना है तो अभी पेमेंट कर दो। डिपॉजिट $5 मिलियन? कार्तिक ने सुनते ही हल्का सा चौंक कर कहा, क्यों? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? क्लो ठट्ठा कर हंसी। नहीं, मुझे नहीं लगता इतनी झंझट की जरूरत है। मैं सीधा $8 मिलियन का पूरा पेमेंट कर देता हूं, कार्तिक ने सहजता से कहा। उसके इस जवाब ने क्लो को चौंका दिया। उसने महसूस किया कि शायद कार्तिक मजाक नहीं कर रहा है। क्या यह कोई अमीर आदमी का बेटा हो सकता है? यह विचार उसके दिमाग में आया, लेकिन उसने तुरंत इसे खारिज कर दिया। आखिर कौन सा अमीर आदमी का बेटा ऐसे साधारण कपड़े पहनकर घूमेगा? मिस्टर कार्तिक, चलिए यहां से, जल्दी, रश्मि ने कार्तिक की शर्ट के कोने को खींचते हुए कहा। वह उसे वहां से दूर ले जाना चाहती थी। आखिर उसने जितना देखा उससे यह साफ था कि कार्तिक सिर्फ उसका साथ देने के लिए बोल रहा था। विला खरीदने के लिए इतने पैसे वह कहां से लाएगा? मैंने अभी विला नहीं खरीदा है। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? कार्तिक ने उदासीनता से जवाब दिया और फिर क्लो की ओर मुड़कर कहा, तुम अब भी क्यों खड़ी हो? जल्दी करो और एग्रीमेंट तैयार करो। क्या तुम्हारे पास वाकई विला खरीदने के पैसे हैं? क्लो ने हैरानी से पूछा। कार्तिक ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक काले और सुनहरे रंग का कार्ड निकाला और टेबल पर फेंकते हुए बोला, $8 मिलियन, कार्ड स्वाइप करो। कार्तिक की यह बात सुनकर शोरूम के सभी कर्मचारी और ग्राहक चौंक गए। सभी की निगाहें अब उसी पर थीं। किसने सोचा था कि ऐसा आदमी, जिसे वे अब तक असफल मान रहे थे, एक झटके में $8 मिलियन का विला खरीद सकता है? जो लोग यहाँ प्रॉपर्टी देखने आए थे वे भी देश के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे, लेकिन उनके लिए भी इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से निकाल पाना मुश्किल होता। ये कौन सा बैंक कार्ड है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, क्लो ने कार्ड को देखकर घृणा भरे स्वर में पूछा। दरअसल यह एमएक्स ब्लैक कार्ड था, जिसे इंडिया में केवल 10 से भी कम लोग ही रखते थे। यह कार्ड रखने वाले सभी लोग ताकतवर और बड़ी हस्तियां थीं।
आम जनता को तो इस कार्ड के अस्तित्व के बारे में भी पता नहीं था। क्लो को तो छोड़ो, वहां मौजूद अन्य अमीर लड़कों और लड़कियों को भी इस कार्ड की असली कीमत का अंदाजा नहीं था। स्वाइप करने के बाद तुम खुद समझ जाओगी कि यह कार्ड असली है या नहीं, कार्तिक सोफे पर बैठते हुए आराम से बोला। थॉमस ने पहले ही कार्तिक को बता दिया था कि इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना खर्च करता है, जब तक कि कुल खर्च $10 ट्रिलियन से ऊपर न हो जाए। हालांकि कार्तिक को इस कार्ड का इस्तेमाल करने का कभी मौका नहीं मिला था, क्योंकि उसके दूसरे बैंक कार्ड में पहले से ही $1 अरब जमा थे, जो उसके रोजमर्रा के खर्चों के लिए काफी थे। यही वजह थी कि आज उसने इस ब्लैक प्रीमियम कार्ड को आजमाने का मन बनाया। कार्तिक की बात सुनकर क्लोई दंग रह गई और थोड़ी झिझकने लगी, लेकिन फिर उसे लगा कि इसे आजमाने में कोई बुराई नहीं है। उसने अपने कर्मचारी को पीओएस मशीन लाने का आदेश दिया। क्लोई ने मशीन में $8 मिलियन की रकम दर्ज की और फिर कार्तिक की ओर देखते हुए कहा, अब पासवर्ड डालो। कार्तिक ने आराम से पीओएस मशीन ली और पासवर्ड डाल दिया। शोरूम में मौजूद हर कोई अपनी सांस रोककर उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो। सभी को कार्ड स्वाइप के नतीजे का बेसब्री से इंतजार था। रश्मि भी चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखों में शक था, लेकिन अब वह सोचने लगी थी कि शायद कार्तिक सच कह रहा हो। बीप, लेन देन सफल हुआ। पीओएस मशीन से जैसे ही यह आवाज आई, पूरा शोरूम सन्न रह गया। हर किसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। किसने सोचा था कि एक ऐसा लड़का जो दिखने में इतना साधारण और गरीब जैसा लग रहा था, वह विला खरीदने के लिए वाकई $8 मिलियन खर्च कर देगा, वह भी एक बार में। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कार्तिक ने विला के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। न उसने कोई डिटेल मांगी, न प्रॉपर्टी को देखने की बात की। उसने सीधा कार्ड स्वाइप करने का फैसला किया। यह बात शोरूम में मौजूद हर किसी के दिमाग को झकझोर गई। खासकर कुछ सेल्स लेडीज की नजरें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे हर हाल में कार्तिक का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती हों। आखिर $8 मिलियन का विला बेचने पर मिलने वाला कमीशन ही कम से कम $5 लाख था। हालांकि सबसे ज्यादा हैरान रश्मि और क्लोई थीं। रश्मि अब भी शॉक में थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे उसने एक साधारण लड़का समझकर मदद की थी, वह इतना अमीर निकलेगा। दूसरी ओर क्लोई का चेहरा शर्म और झेंप से लाल हो गया था। उसने कार्तिक के साथ जो भी रूखा व्यवहार किया था, वह उसे अब एक बड़ी भूल लग रहा था। पैसे ट्रांसफर हो गए हैं ना? कार्तिक ने शांति से पूछा। जी, पैसे आ चुके हैं। क्लोई की आवाज कांप रही थी। तो फिर अनुबंध तैयार करो, कार्तिक ने आदेश दिया। जी, अभी करती हूं, क्लोई ने तुरंत हड़बड़ाकर जवाब दिया और अनुबंध तैयार करने के लिए दौड़ पड़ी। कार्तिक वहीं सोफे पर पैर फैलाकर आराम से बैठ गया। शोरूम के बाकी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। पुरुष जलन और ईर्ष्या से भरे हुए थे, जबकि महिलाएं उसकी ओर प्रशंसा भरी निगाहों से देख रही थीं। ऐसा लग रहा था कि अगर कार्तिक उन्हें कुछ भी कहे तो वे तुरंत उसके करीब आ जाएंगी। लेकिन इस सब के बीच रश्मि अभी तक जो कुछ हुआ था उससे उबर नहीं पाई थी। उसे लग रहा था कि यह सब किसी सपने जैसा था। कुछ ही मिनटों बाद क्लो लॉसन अनुबंध हाथ में लेकर कार्तिक के पास पहुंची। वह झुककर मुस्कुराई और बोली, मिस्टर कार्तिक, मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया है, बस आपको साइन करना है। कार्तिक को समझ नहीं आया कि क्लो यह सब जानबूझकर कर रही थी या नहीं, लेकिन वह उसके काफी करीब झुक गई। उसकी सफेद और आकर्षक ड्रेस उसकी नेक लाइन को हाईलाइट कर रही थी, जो अनजाने में ध्यान खींच रही थी। क्या मैंने कहा था कि मैं ये विला अपने लिए खरीद रहा हूं? क्या आपको लगता है कि ये विला मेरे लायक है? कार्तिक ने काम रहते हुए पूछा, जबकि उसकी आंखों में हल्की सी क्यूरियोसिटी झलक रही थी। क्लो ने थोड़ा हैरान होकर जवाब दिया, मिस्टर कार्तिक, सच कहूं तो ये विला आपके लायक नहीं है। क्या आप इसे किसी और को देने का प्लान कर रहे हैं? शोरूम में मौजूद बाकी लोग जो इस बातचीत को सुन रहे थे, स्टन्ड रह गए। आखिरकार कार्तिक ने विला का पूरा पेमेंट पहले ही कर दिया था। अगर वो इसे खुद के लिए नहीं खरीद रहा, तो क्या सच में किसी और को गिफ्ट करने वाला था? लोगों को थोड़ा जेलसी महसूस होने लगा। वे उस लकी इंसान को लेकर सोच रहे थे जिसे बिना किसी रीजन के $8 मिलियन का लग्जूरियस विला मिलने वाला था। तभी कार्तिक ने अचानक आवाज लगाई, रश्मि, इधर आओ। कार्तिक की इस बात पर रश्मि स्टन्ड रह गई। क्लो भी थोड़ी हैरानी में थी।
सभी सोचने लगे कि कार्तिक जो ये कह रहा था कि विला उसने अपने लिए नहीं खरीदा, शायद इसे रश्मि के लिए खरीदने वाला है। रश्मि वहीं खड़ी रह गई, कंप्लीटली शॉक्ड। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक $8 मिलियन का विला, और वो भी उसके लिए। ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। जब रश्मि ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो क्लो ने भौहें सिकोड़ी और कहा, रश्मि, तुम अब भी वहां क्यों खड़ी हो? मिस्टर कार्तिक तुम्हें बुला रहे हैं। जी, सुश्री लॉसन, रश्मि ने घबराकर कहा और जल्दी से कार्तिक के पास पहुंची। डरते हुए उसने पूछा, मिस्टर मैकडॉनल्ड, आप मुझसे क्या चाहते हैं? बस इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, कार्तिक ने शांत लहजे में कहा। जैसे ही उसने ये बात कही, पूरा कमरा अचानक हलचल से भर गया। हर कोई शॉक था। अब सबको समझ में आ गया कि कार्तिक का क्या मतलब था। उसने विला रश्मि को देने की प्लानिंग कर ली थी। लोग डिसबिलीफ में थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कार्तिक, जो साधारण कपड़ों में आया था, विला खरीदने की कैपेबिलिटी रखता है, और अब उसने वो भी किसी ऐसी लड़की के लिए खरीद लिया जिसे वो बस 2 घंटे से जानता था। यहाँ ज्यादातर ग्राहक भारत के रिच क्लास से आते थे, लेकिन कार्तिक जैसा कोई पहले कभी नहीं देखा गया था। $8 मिलियन यूं ही खर्च कर दिए, और वो भी किसी और के लिए। सभी लोग कार्तिक की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे कोई फिल्म चल रही हो। ये सब किसी को भी रियल नहीं लग रहा था। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो कोई भी यकीन नहीं करता कि असल जिंदगी में ऐसा हो सकता है। कार्तिक के लिए $8 मिलियन कुछ भी नहीं थे। हालांकि वह ऐसा अमीर इंसान नहीं था जो पैसे बेवजह उड़ा दे। उसे विला का लोकेशन थोड़ा आइसोलेटेड लगा। उसने सोचा, अगर इसे खरीद भी लूं तो यहां नहीं रहूंगा। इसलिए उसने तय किया कि इसे किसी और को दे देना चाहिए जो इसका सही इस्तेमाल कर सके। कार्तिक ने यह विला रश्मि को देने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसे रश्मि में अपने बीते समय की झलक दिखाई दी। रश्मि और कार्तिक दोनों में एक चीज कॉमन थी, उनका पैसों की कमी की वजह से दूसरों द्वारा इंसल्ट किया जाना। मिस्टर कार्तिक, क्या आपने क्या कहा? यह विला आपका है। मैं इस पर साइन नहीं कर सकती, रश्मि ने हैरानी में कहा। रश्मि, जो सीधी सादी और नेकदिल थी, समझ नहीं पा रही थी कि कार्तिक का मतलब क्या था। घबराहट में वह हकला गई। इस पर साइन कर दो, अब यह विला तुम्हारा है, कार्तिक ने शांत लहजे में कहा। यह विला मेरा है? रश्मि ने फिर से पूछा। उसकी आंखों में डिसबिलीफ साफ झलक रहा था। हाँ, मैंने यह विला तुम्हें देने का फैसला किया है, कार्तिक ने उसकी ओर देखकर हल्का सिर हिलाया। यह सुनते ही क्लो की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके दिल में मिक्स्ड इमोशंस आ गए। वह खुद को रोक नहीं पाई और पछताने लगी। उसने सोचा, जब कार्तिक यहां आया था तब मैंने उसका ठीक से स्वागत क्यों नहीं किया। न सिर्फ मैंने उसे इंप्रेस करने का मौका गंवाया, बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया। क्लो 28 साल की हो चुकी थी। वह पिछले 5 साल से शोरूम में काम कर रही थी और मैनेजर का पद हासिल करना उसके लिए आसान नहीं था। इन 5 सालों में उसने एक बात जरूर सीखी थी, अगर इस सोसाइटी में सरवाइव करना है तो अमीर बनना होगा। इसीलिए जब भी कोई उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता तो वह उन्हें रिजेक्ट कर देती। उसे लगता था कि वे लोग उसकी मटेरियलिस्टिक जरूरतें पूरी करने के लिए काफी अमीर नहीं हैं। क्लो हमेशा सोचती थी कि एक दिन उसे कोई बहुत अमीर लड़का मिलेगा जिससे वह शादी करेगी और उसकी जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वह आज एक सुपर रिच लड़के से मिलेगी और उसे पहचानने में फेल हो जाएगी। कार्तिक यंग, अमीर और हैंडसम था। क्लो के लिए वह उसका सपनों का राजकुमार था। अब उसे अफसोस हो रहा था। उसने सोचा, अगर मैं शुरुआत से ही कार्तिक के साथ अच्छा बिहेव करती तो शायद ये विला रश्मि को नहीं, मुझे मिलता। मिस्टर कार्तिक, इस विला की कीमत $8 मिलियन से ज्यादा है। हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं? रश्मि ने सावधानी से पूछा। कार्तिक की बातों का मतलब समझने के बाद रश्मि को इस तरह विला गिफ्ट किए जाने पर अजीब सा महसूस हुआ। कोई खास रीजन नहीं, मुझे ये विला मेरे लिए सही नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा किसी और को दे दूं। चूंकि तुमने मुझे आज यहाँ लाने में मदद की, मैं इसे तुम्हारी किस्मत मानता हूँ, और वैसे भी मुझे लगा कि तुम्हें अभी पैसों की जरूरत है। इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद तुम इसे बेच सकती हो और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती हो, कार्तिक ने शांति से कहा। रश्मि ने कार्तिक को गौर से देखा। वह जानती थी कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर कार्तिक उसे विला दे रहा था तो उसकी कुछ मांगें जरूर होंगी, और किस तरह की मांग हो सकती है इसका अंदाजा वह पहले ही लगा चुकी थी।
$8 मिलियन का विला, यह एक ऐसी चीज थी जिसके मालिक होने की रश्मि ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर वह इसे बेच देती तो उसे कम से कम $6 मिलियन मिल सकते थे। इतने पैसे से वह अपने पिता की बीमारी का इलाज करवा सकती थी और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी सकती थी। उसे हर दिन पार्ट टाइम काम भी नहीं करना पड़ता। अगर उसे यह सब मिल सकता था तो रश्मि ने सोचा कि वह इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, चाहे वह कीमत कुछ भी हो। उसने गहरी सांस ली और जल्दी से अपना मन बना लिया। रश्मि ने धीरे से पूछा, मिस्टर कार्तिक, आप सचमुच ये विला मुझे देना चाहते हैं, है ना? हाँ, कार्तिक ने बिना कोई भावना दिखाए सिर हिलाया। कार्तिक का जवाब सुनकर रश्मि ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने टेबल से कॉन्ट्रैक्ट उठाया और अपने नाम से जल्दी से साइन कर दिए। जैसे ही बाकी लोगों ने देखा कि रश्मि ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, वे सभी जलन से भर गए। आखिरकार यह उनके लिए ऐसा था जैसे रश्मि ने लॉटरी जीत ली हो। क्लो को अब और भी ज्यादा पछतावा हो रहा था। उसने सोचा, अगर मैं इतनी घमंडी न होती तो शायद इस विला की मालकिन मैं होती। चूंकि कार्तिक ने विला का पेमेंट एक मुश्त किया था, प्रक्रिया ज्यादा जटिल नहीं थी। थोड़े समय में रश्मि ने शोरूम के कर्मचारियों के साथ सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। अब रश्मि आधिकारिक तौर पर विला की मालिक बन चुकी थी। शोरूम में हर कोई रश्मि को ईर्ष्या से देख रहा था। हर किसी के मन में यही ख्याल आ रहा था कि काश ऐसा मौका उनके साथ होता। जब रश्मि ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली तो कार्तिक बिना कुछ कहे शोरूम से बाहर चला गया। क्लो, जो कार्तिक का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी, उसे उसने एक बार भी नहीं देखा। जैसे ही रश्मि ने देखा कि कार्तिक जा रहा है, उसने झट से उसके पीछे दौड़कर उसे रोक लिया। मिस्टर कार्तिक, विला देने के लिए धन्यवाद, उसने शर्मीले अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, कार्तिक ने शांति से जवाब दिया। अच्छा, यह मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। रश्मि ने अपने कपड़ों से एक नोट निकाला और थोड़ी झिझक के बाद कार्तिक को दे दिया। कार्तिक ने थोड़ा हैरानी से पूछा, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो, इसका क्या मतलब है? रश्मि घबरा गई थी, लेकिन आखिरकार उसने बोलने की हिम्मत की। आपने मुझे इतना महंगा विला दिया है, क्या ये इसीलिए नहीं है क्योंकि आप मुझसे कुछ चाहते हैं? रश्मि का चेहरा लाल हो गया और वह अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। तुम्हारा मतलब क्या है? कार्तिक ने थोड़ा उलझकर पूछा। क्या आप मुझे अपनी रखैल बनाकर रखना चाहते हैं? रश्मि ने डरते हुए आखिरकार पूछ लिया। तुम्हें अपनी रखैल बनाकर रखूं? कार्तिक ये सुनकर एकदम चौंक गया। कुछ पल के लिए वह समझ ही नहीं पाया कि क्या कहे। कार्तिक ने रश्मि को देखा और चुप रह गया। वह हैरान था कि रश्मि ने ऐसा क्यों सोचा कि विला गिफ्ट करने का मतलब है कि वह उसे अपनी रखैल बनाना चाहता है। सच्चाई यह थी कि कार्तिक का ऐसा कोई इरादा नहीं था। तभी रश्मि ने कहा, मिस्टर कार्तिक, चिंता मत करिए। मैं आपको बता दूं कि मैं पहले कभी किसी के साथ नहीं रही हूं। मैंने जब यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया तब भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। आप पहले हैं? कार्तिक को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है। उसने सोचा कि शायद रश्मि को गलतफहमी हुई है। उसने रश्मि को सिर से पैर तक देखा। उसे मानना पड़ा कि रश्मि बेहद खूबसूरत थी, आकर्षक था और चेहरा मासूम और प्यारा। थोड़े से मेकअप के साथ वह कई अभिनेत्रियों से भी ज्यादा खूबसूरत लग सकती थी। पहले अगर कार्तिक ऐसी किसी महिला से मिलता तो वह बिना ज्यादा सोचे उसे अपने करीब ले आता, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। साक्षी सिंह से मिलने के बाद, जिसने नाम मात्र के लिए उसकी मंगेतर होने का नाटक किया था, कार्तिक ने तय किया था कि वह दूसरी महिलाओं के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगा, कम से कम तब तक जब तक साक्षी ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। मुझे लगता है कि आपने मुझे गलत समझा है, कार्तिक ने धीरे से जवाब दिया। गलत समझा? रश्मि ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाँ, मैंने तुम्हें यह विला इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें इसकी जरूरत है। जब मैंने तुम्हें दूसरों द्वारा अपमानित होते देखा तो मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। यह विला मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे उपहार के रूप में देना मैंने सही समझा, कार्तिक ने शांति से समझाया। वहीं क्लो, जो दूर खड़ी उनकी बातचीत सुन रही थी, यह सुनकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। आखिरकार उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को $8 मिलियन का विला गिफ्ट करते देखा था। यह कोई मामूली रकम नहीं थी। $8 मिलियन थे, $800 नहीं। हालांकि वह यह नहीं जानती थी कि कार्तिक के लिए यह रकम कुछ भी नहीं थी। मिस्टर कार्तिक,
क्या आप सच में नहीं चाहते कि मैं आपकी रखैल बनूं? रश्मि ने चौंकते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, कार्तिक ने दृढ़ता से कहा। अगर ऐसा है तो मैं यह विला स्वीकार नहीं कर सकती, रश्मि ने झिझकते हुए कहा। क्यों नहीं? यह विला बहुत महंगा है। अगर आप इसे बिना किसी कारण के मुझे दे रहे हैं तो मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकती हूं? रश्मि ने धीमे स्वर में जवाब दिया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यह विला मेरे लिए मायने नहीं रखता। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कार्तिक ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह भी असहाय महसूस कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि रश्मि इतनी सरल और ईमानदार होगी। अगर वह उसकी रखैल बनने को तैयार नहीं होती तो वह विला भी स्वीकार नहीं करती। यह पहली बार था जब कार्तिक ने ऐसी महिला से मुलाकात की जो उसके प्रस्ताव को लेकर इतनी उलझन में थी। जब वह गरीब था तो हर लड़की उसे नजरअंदाज करती थी, यहां तक कि अंजलि भी। अब सब कुछ बदल चुका था। शायद यह पैसे की ताकत थी। लेकिन रश्मि, तुम इतनी उलझन में क्यों हो? मिस्टर कार्तिक ने तुम्हें विला गिफ्ट किया है, इसे स्वीकार कर लो। बेमतलब की बात क्यों कर रही हो? इस समय क्लो अचानक शोरूम से बाहर आई और तेज आवाज में बोली। सुश्री लॉसन, मैं इतनी बड़ी चीज कैसे स्वीकार कर सकती हूं? रश्मि ने धीरे से जवाब दिया। अगर कार्तिक वाकई उसका शुगर डैडी बनना चाहता और विला देता तो रश्मि इसे आसानी से स्वीकार कर लेती। आखिरकार वह इस विला के लिए अपनी मर्जी से अपने शरीर का आदान प्रदान कर रही होती। लेकिन अब जब कार्तिक को उससे कुछ नहीं चाहिए और वह विला मुफ्त में देना चाहता है तो उसे यह स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। रश्मि, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे पिता अभी भी अस्पताल में हैं, है ना? और तुम्हारा परिवार इतना गरीब है कि इलाज का खर्च नहीं उठा सकता। क्लो ने गंभीरता से कहा। इस विला को बेच दोगी तो तुम्हारे पास अपने पिता की सर्जरी के लिए पर्याप्त पैसे होंगे। क्लो की बात सुनकर रश्मि चुप हो गई। उसने झिझकते हुए सिर झुकाया और फिर कार्तिक की तरफ देखा। चिंता मत करो, मैंने जो वादा किया है वह करूंगा। जब मैंने कहा कि विला तुम्हारा है तो अब यह तुम्हारा ही है, कार्तिक ने धीरे और सहजता से कहा। कार्तिक की बात सुनकर रश्मि को राहत मिली। उसने गहरी सांस ली और सिर झुकाते हुए कहा, मिस्टर कार्तिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। इसकी जरूरत नहीं है, कार्तिक ने शांत भाव से जवाब दिया और शोरूम से बाहर निकल गया। रश्मि स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने कार्तिक को जाते हुए देखा जैसे वह अब भी यह सब कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। क्लो अपनी ऊंची एड़ी के जूते की आवाज के साथ तेजी से कार्तिक के पीछे पीछे भागी। मिस्टर कार्तिक, रुको। अब क्या है? कार्तिक ने क्लो की तरफ देखा और शांत स्वर में पूछा। कार्तिक को क्लो में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह उसके साथ ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। मिस्टर कार्तिक, आपने अभी कहा था कि यहाँ की प्रॉपर्टीज आपके लायक नहीं है ना? हमारे पास उपनगरों में एक हाई एंड विला क्षेत्र है। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां दिखाने ले जा सकती हूँ। साथ ही क्लो जानबूझकर कार्तिक के करीब आई और छेड़खानी भरे लहजे में बोली, अभी टाइम नहीं है, चलो अगली बार इस पर बात करेंगे। कार्तिक ने बिना झिझक उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मिस्टर कार्तिक, हमारे पास अभी भी समय है, चलिए वहां देखते हैं। रात में विला और भी खूबसूरत लगता है, क्लो ने अपनी आंखों से हल्का इशारा करते हुए कहा। कार्तिक थोड़ी देर चुप रहा। उसने क्लो की मंशा समझ ली थी। शोरूम से उपनगरीय इलाके तक जाने में कम से कम 1 घंटा लगता था। विला देखने में भी काफी समय लगता। इसका मतलब था कि यह सब रात 11 बजे तक चलेगा। इससे क्लो को कार्तिक को रात रुकने के लिए कहने का बहाना मिल जाता। अगर कार्तिक विला में रुकता तो क्लो को उसे अपने करीब लाने के लिए केवल थोड़ा सा इशारा ही करना पड़ता। क्लो का फिगर और उसका लुक बेहद आकर्षक था। खास तौर पर उसके लंबे सुडौल पैर किसी का भी ध्यान खींच सकते थे। वह वाकई बहुत हसीन थी। क्लो ने सोचा कि अगर वह बिना कपड़ों के कार्तिक की बाहों में होगी तो वह उसके प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाएगा। नहीं, कल मेरा स्कूल है, वैसे भी मुझे घर खरीदने की कोई जल्दी नहीं है। जैसे ही क्लो अपने मन में यह सोच रही थी कि वह विला में कार्तिक को कैसे रिझाएगी, कार्तिक की आवाज ने उसके विचारों को रोक दिया। क्लो उसकी बात सुनकर चौंक गई। उसकी आंखों में हैरानी थी। मिस्टर कार्तिक, क्या आप सच में वहां जाकर सिर्फ देखना भी नहीं चाहते? क्लो ने उम्मीद भरे स्वर में पूछा। मुझे यकीन है, और वैसे भी मुझे अभी कुछ और काम करने हैं, कार्तिक ने सामान्य लहजे में कहा और फिर वहां से जाने लगा।
कार्तिक को वाकई विला खरीदने की कोई जल्दी नहीं थी, और अगर वह खरीदता भी तो क्लो को इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। जहां तक क्लो की चालों की बात थी, कार्तिक उनसे भली भांति वाकिफ था। अगर वह केवल क्लो के रूप और चालों पर ध्यान देता तो शायद उसके साथ विला देखने जाने के लिए तैयार हो जाता। जब क्लो ने देखा कि कार्तिक जाने वाला है तो उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और प्यारे अंदाज में बोली, मिस्टर कार्तिक, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे सच्ची माफी चाहिए। मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। कोई बात नहीं, मैंने उन बातों को दिल पर नहीं लिया, कार्तिक ने शांत स्वर में कहा। नहीं, मुझे सच में बहुत दुख है। क्लो ने फिर से माफी मांगी और जानबूझकर मोहक ढंग से झुक गई। उसने सोचा कि कार्तिक उसके इस अंदाज को देखकर आकर्षित हो जाएगा, इसीलिए वह जानबूझकर थोड़ा और आगे झुकी ताकि गलती से कार्तिक की बाहों में गिरने का नाटक कर सके। लेकिन क्लो को यह अंदाजा नहीं था कि कार्तिक उसी वक्त एक तरफ हो जाएगा। क्लो अपना संतुलन खो बैठी और सीधा जमीन पर गिर गई। कार्तिक ने शांत स्वर में पूछा, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूं, बस फिसल गई थी, क्लो ने जवाब दिया और अपने खूबसूरत पैर हिलाते हुए उठने का नाटक किया। उसने कार्तिक से उसे उठाने की उम्मीद की, लेकिन कार्तिक को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह सुनिश्चित करने के बाद कि क्लो ठीक है, उसने पलटकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। पीछे क्लो जमीन पर हताश बैठी रह गई। वह स्तब्ध थी। उसने सोचा भी नहीं था कि कार्तिक जैसा आदमी उसके जैसे खूबसूरत प्रलोभन को इतनी आसानी से नजरअंदाज कर देगा। क्या कार्तिक वाकई आदमी है? क्लो जमीन पर बैठकर गुस्से से चीखने लगी। उधर रश्मि शोरूम में खड़ी यह सब देख रही थी। जब उसने खुद को कार्तिक की रखैल बनने की पेशकश की थी, तब उसने उसे ठुकरा दिया था। इससे उसे खुद पर संदेह होने लगा। वह सोचने लगी कि शायद वह कार्तिक के लायक नहीं है। आखिर वह इतना अमीर और प्रभावशाली था। उसके आसपास कई खूबसूरत औरतें होंगी। यह तय था कि वह उसे पसंद नहीं करेगा। लेकिन रश्मि ने यह उम्मीद नहीं की थी कि शोरूम की सबसे खूबसूरत और सेक्सी मैनेजर क्लो लॉसन भी कार्तिक के आकर्षण के सामने टिक नहीं पाएगी। कार्तिक के व्यवहार ने रश्मि को और भी ज्यादा हैरान और उत्सुक कर दिया। कार्तिक के बारे में रश्मि बेहद जिज्ञासु हो गई थी। वह इतना उदार था और खूबसूरत महिलाओं के प्रति पूरी तरह उदासीन। आखिर यह आदमी था कौन? इस बीच शोरूम से निकलने के बाद कार्तिक ने एक टैक्सी पकड़ी और अपने घर की ओर चल दिया। उसने दिन में साक्षी सिंह से मुलाकात की थी और शोरूम में काफी समय बिताया था। इसलिए जब वह घर पहुंचा तो रात के लगभग 10 बज रहे थे। घर पहुंचकर कार्तिक ने सबसे पहले आराम से नहाया। फिर वह बिस्तर पर लेट गया और अपने फोन पर काम करने लगा। रात के 10 बज चुके थे, जो माया के लाइव स्ट्रीम का समय था। कार्तिक की आदत थी कि वह इस समय माया की लाइव स्ट्रीम देखता। उसने अपने फोन पर टैप किया और माया के चैनल पर जुड़ गया। जैसे ही उसने माया के चैनल पर प्रवेश किया, उसने देखा कि ट्विच पर बाकी स्ट्रीमर्स ने भी अपने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम के नाम में वेलकम मिस्टर सीएम जोड़ रखा था। यह स्पष्ट था कि वे कार्तिक को ही संबोधित कर रहे थे। उसका ऑनलाइन यूजर नेम सीएम था। जब कार्तिक ने पहली बार माया का लाइव स्ट्रीम देखा था, तब उसने एक ही बार में उसे $10 लाख का दान दे दिया था। यह घटना पूरी प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन गई थी। ट्विच की ज्यादातर महिला स्ट्रीमर्स कार्तिक को जानती थीं। वह उनकी नजर में एक संरक्षक और उदार व्यक्ति था। हर कोई उम्मीद करता था कि कार्तिक कभी उनके लाइव स्ट्रीम पर भी आएगा। जहां भी कार्तिक किसी लाइव स्ट्रीम में जाता, उसके प्रशंसक उसकी फॉलो करते। इस कारण से लाइव स्ट्रीम चैनल्स की लोकप्रियता रातों रात बढ़ जाती। हालांकि कार्तिक को ट्विच की अन्य स्ट्रीमर्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह हमेशा की तरह माया के लाइव स्ट्रीम में शामिल हो गया। माया हमेशा की तरह बेहद आकर्षक और खूबसूरत दिख रही थी। वह गाने में व्यस्त थी। पिछले दान के कारण माया की लोकप्रियता बढ़ गई थी। उसकी खूबसूरती और मधुर आवाज ने नेटिजन्स को उसका फैन बना दिया था। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। जब कार्तिक माया के चैनल में आया तो किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। कुछ दिनों पहले जब वह माया के लाइव स्ट्रीम पर आया था तो लोग पागल हो गए थे। सभी उसे बधाई देने के लिए मैसेज कर रहे थे। लेकिन आज किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। न ही माया ने उसका स्वागत किया। ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिक अदृश्य हो गया हो। कार्तिक ने इस बात को लेकर ज्यादा नहीं सोचा। उसने सोचा, यह अच्छा ही है, कम से कम कोई मुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। आमतौर पर जब कार्तिक लाइव स्ट्रीम में आता तो उसे अजनबियों से ढेरों प्राइवेट मैसेज मिलते। कुछ लोग उससे पैसे उधार मांगते,
कुछ उसे खाने पर बुलाने की कोशिश करते और कुछ उससे दोस्ती करना चाहते। कुछ महिला स्ट्रीमर्स तो उसे अपनी निजी तस्वीरें तक भेज देती। वे यह भी कहती कि वह उनके साथ समय बिताए, बस एक बार उनके लाइव स्ट्रीम चैनल पर आ जाए। जब से कार्तिक ने माया को $10 लाख का दान दिया था, वह माया की मदद के लिए लगभग हर रात उसके चैनल पर आता था। हालांकि अब यह दान पहले जितना बड़ा नहीं था, वह 10 से 20 हजार डॉलर तक सीमित हो गया था। आखिरकार अगर वह हर दिन माया पर लाखों डॉलर खर्च करता तो वह लोगों को अजीब और दिखावटी लगने लगता। आज कार्तिक ने सोचा था कि वह माया को कुछ गिफ्ट्स भेजेगा और फिर सोने चला जाएगा, लेकिन जब उसने गिफ्ट ऑप्शन पर टैप किया तो स्क्रीन अचानक काली पड़ गई और वह अपने अकाउंट से लॉग आउट हो गया। क्या मेरा अकाउंट हैक हो गया है? कार्तिक यह सोचकर दंग रह गया। उसने फिर से लॉग इन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सिस्टम ने बताया कि पासवर्ड गलत है। यह कैसे हो सकता है? मेरा पासवर्ड तो हमेशा CM666666 होता है। कार्तिक ने भौहें चढ़ाते हुए बुदबुदाया। उसे हर जगह एक जैसा पासवर्ड इस्तेमाल करने की आदत थी। उसने कभी यह सोचकर चिंता नहीं की थी कि किसी को उसके अकाउंट से कुछ मिलेगा, क्योंकि वह पहले से ही लगभग दिवालिया था। कुछ मिनटों तक कोशिश करने के बाद भी लॉग इन नहीं हो पाया। कार्तिक ने कई बार पासवर्ड डाला, लेकिन सिस्टम वही जवाब देता रहा, गलत पासवर्ड। कार्तिक को याद आया कि उसने अपने ट्विच अकाउंट को फोन नंबर से नहीं जोड़ा था। इसका मतलब था कि वह फोन नंबर से अकाउंट रिकवर नहीं कर सकता था। आधे घंटे की कोशिश के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो उसने पुराने अकाउंट को छोड़ दिया और CMC नाम से नया अकाउंट बना लिया। कार्तिक को अपने पुराने अकाउंट के चोरी होने से ज्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसमें वैसे भी सिर्फ कुछ $100 ही बचे थे। नए अकाउंट को रजिस्टर करने के बाद इस बार उसने सावधानी बरती और उसे अपने फोन नंबर से जोड़ लिया ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। बेसिक डिटेल्स भरने के बाद वह फिर से माया के लाइव स्ट्रीम चैनल पर गया। उसने सहज रूप से कुछ गिफ्ट्स खरीदने का सोचा, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक अजीब सा मैसेज दिखा। CM ने माया को 50 गिफ्ट दिए। लाइव स्ट्रीम चैनल में प्रवेश करने के लिए क्लिक करें। कार्तिक ने यह मैसेज देखा और दंग रह गया। इस बीच माया के लाइव स्ट्रीम चैनल पर नेटिजन्स ने CEM लिखकर मैसेज बॉक्स भर दिया। कार्तिक ने तुरंत उस प्रोफाइल पर क्लिक किया। यह वही अकाउंट था जिसमें वह खुद लॉग इन नहीं कर पा रहा था। मतलब किसी ने मेरे पुराने अकाउंट को हैक कर लिया है। कार्तिक को यह समझ नहीं आया कि कोई उसका अकाउंट हैक क्यों करेगा। उसमें सिर्फ कुछ $100 ही बचे थे। वह उलझन में था। उसने बिस्तर पर लेटकर फोन की स्क्रीन को घूरते हुए सोचा, क्या इंडिया के किसी नोल्स हैकर्स ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया है? लेकिन जल्दी ही उसने इस ख्याल को नकार दिया। वह हैकर जिसने उसका अकाउंट लिया था, उसे किसी और स्ट्रीमर को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा था। थोड़ी देर तक कार्तिक बस उलझन में पड़ा रहा। उसने अपने फोन को एक तरफ रखा और गहरी सांस लेते हुए सोचा कि आगे क्या करना चाहिए। माया ने पहले कार्तिक को बताया था कि इंडिया का नोल्स असल में एक लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी का मालिक था। उसके पास कई गिल्ड टीम थे और वह चाहता था कि माया उसकी टीम का हिस्सा बने। अगर नोल्स ने कार्तिक का अकाउंट हैक किया होता तो वह जरूर उसकी पहचान और प्रतिष्ठा का इस्तेमाल अपनी गिल्ड को प्रमोट करने में करता, लेकिन जिसने अकाउंट हैक किया था उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा उसने माया के चैनल पर 50 गिफ्ट्स भेजे और फिर ऑफलाइन हो गया। ये देखकर कार्तिक और उलझ गया। आखिर ये बंदा चाहता क्या है? कार्तिक ने काफी देर तक फोन की स्क्रीन को घूरा और सोचता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। माया भी तब तक ऑफलाइन हो चुकी थी। थककर उसने फोन बंद किया और सोने की तैयारी करने लगा। बज बज बज। इसी बीच कार्तिक का फोन अचानक वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर देखा तो माया का एक वॉइस मैसेज था। उसने जल्दी से मैसेज प्ले किया। कार्तिक, क्या तुम सो रहे हो? मेरे पास एक बड़ी खबर है। माया की सेक्सी और आकर्षक आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? मैं अभी सोया नहीं हूं। कार्तिक ने तुरंत जवाब दिया। ठक ठक ठक। अगले ही पल उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कार्तिक ने जल्दी से बिस्तर छोड़ा और दरवाजा खोला। सामने माया खड़ी थी, एक शानदार नाइट गाउन पहने हुए। शायद उसकी लाइव स्ट्रीम अभी खत्म हुई थी। वह सस्पेंडर्स वाले एक सेक्सी गाउन में थी, जो उसके खूबसूरत फिगर को पूरी तरह उभार रहा था। कार्तिक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? माया बिना झिझक उसके कमरे में अंदर चली गई।
बिस्तर पर बैठते हुए बोली, अनुमान लगाओ, तुमने लॉटरी जीत ली। कार्तिक ने हंसते हुए कहा। माया ने गर्व से कहा, कुछ दिन पहले मुझे एक अमीर आदमी से 10 लाख डॉलर मिले, ये लॉटरी जीतने जैसा ही है। तो फिर अब क्या हुआ? कार्तिक ने पूछा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, एक और अनुमान लगाओ, हिंट देती हूं, ये मेरे लाइव स्ट्रीम से जुड़ा है। कार्तिक ने माथा सहलाते हुए कहा, यह तुम्हारे लाइव स्ट्रीम से जुड़ा है? हाँ, और वो टाइकून भी जिससे ये जुड़ा है, माया ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। कार्तिक को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने जल्दी पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? माया ने हाथ झटकते हुए कहा, अरे यार, तुम समझते क्यों नहीं? ठीक है, मैं बता देती हूं, माया ने उत्साह से कहा। याद है, कुछ दिन पहले सीएम नाम के टाइकून ने मुझे लाइव स्ट्रीम पर $1 मिलियन के गिफ्ट्स भेजे थे। हाँ, तो कार्तिक ने सिर हिलाया। जब से उसने मुझे गिफ्ट भेजे हैं, मैं काफी बुरा महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने उसे कुछ पर्सनल मैसेज भेजे थे। मैंने सोचा था उसे खाने पर बुलाऊंगी, लेकिन उसने मेरे मैसेज इग्नोर कर दिए, और आज उसने खुद मुझसे बात करने की पहल की, माया ने खुशी से चीखते हुए कहा। जब कार्तिक ने माया की बात सुनी तो वह अंदर तक हिल गया। अब उसे समझ में आ चुका था कि हैकर ने उसका अकाउंट क्यों हैक किया था। हैकर न तो पैसे के लिए आया था और न ही अकाउंट की प्रतिष्ठा के लिए। उसका असली लक्ष्य माया थी। तुम उदास क्यों लग रहे हो? माया ने कार्तिक के चेहरे पर उदासी देखी तो उसने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कार्तिक ने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन उसका मन दूसरी तरफ था। वह सोच रहा था कि वह हैकर अब क्या करने की योजना बना रहा है। सीएम ने सिर्फ मुझसे चैट नहीं की, बल्कि मुझे फेसबुक पर भी ऐड किया है। मैंने कहा कि मैं उसे खाना खिलाना चाहती हूं और वह फौरन तैयार हो गया। माया ने उत्साह से कहा। तुमने उसे फेसबुक पर ऐड किया और अब उसे खाना खिलाने वाली हो? कार्तिक ने हैरानी से पूछा। हाँ, उसने मुझे हाल ही में इतने गिफ्ट्स भेजे हैं, तो उसे खाना खिलाने में क्या गलत है? माया ने तर्कपूर्ण अंदाज में जवाब दिया। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि उसके इरादे कुछ और हो सकते हैं? कार्तिक ने हिचकते हुए कहा। इरादे? माया थोड़ा रुकी और फिर धीरे से बोली, मुझे लगता है कि हो सकता है उसके कुछ इरादे हों। इतने गिफ्ट्स कोई यूं ही तो नहीं भेजता, इसीलिए मैंने सोचा कि कल उससे मिलूंगी। अगर सब सही रहा तो उसके साथ डेट करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। माया की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे कार्तिक पर बिजली गिर गई हो। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि माया सच में सीएम के बारे में इस तरह सोच रही थी और उससे डेट करना चाहती थी। लेकिन माया को यह पता ही नहीं था कि सीएम असल में कार्तिक ही था, जिससे वह मिलने की बात कर रही थी। वह तो बस कोई हैकर था जिसने माया से संपर्क करने और उसे डेट पर ले जाने के लिए उसका अकाउंट चुरा लिया था। कार्तिक के दिमाग में ख्याल आया, अगर वह उसे होटल ले गया और माया के साथ कुछ गलत किया तो। हालांकि कार्तिक ने माया को कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। अब वह उसे सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने माया को यह सब बताया तो माया शायद यकीन न करे कि वह सीएम है। आखिर माया की नजरों में वह सिर्फ एक दिवालिया इंसान था। तुम्हें क्या लगता है सीएम की उम्र कितनी होगी और वह कैसा दिखता होगा? माया ने उत्सुकता से पूछा। कार्तिक ने तुरंत जवाब दिया, और अगर कल पता चले कि वह एक गंजा, मोटा, अधेड़ उम्र का आदमी है? माया ने हंसते हुए कहा, अगर वह ऐसा हुआ तो मैं उसके पैसे लौटा दूंगी। आखिर उसने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं ऐसे इंसान के पैसे नहीं रख सकती। माया की बात सुनकर कार्तिक बिल्कुल अवाक रह गया। उसका इरादा साफ था, अगर सामने वाला इंसान जवान और दिखने में अच्छा हो तो वह उससे डेट करेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह उसे साफ मना कर देगी। हालांकि अगर दूसरा पक्ष अधिक उम्र का और मध्यम आयु का होता तो माया पैसे वापस कर देती। माया ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन जब कार्तिक ने इस बारे में दोबारा सोचा तो उसे महसूस हुआ कि यह पूरी स्थिति गलत थी। आखिर पैसा तो उसका था। भले ही कार्तिक को पैसों की खास परवाह नहीं थी, लेकिन वह किसी अजनबी को बिना किसी वजह के पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। वो आदमी एक हैकर था और इस बात से कार्तिक काफी असहज महसूस कर रहा था। सांस। कार्तिक ने गहरी सांस ली और माया से धीरे धीरे कहा, माया, एक बात है जो मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताई। क्या बात? माया ने उसकी गंभीरता को नोटिस करते हुए पलकें झपकाईं और उत्सुकता से पूछा। मैं असली सीईएम हूं, ये सारे गिफ्ट मैंने तुम्हें भेजे थे। कार्तिक ने अपनी सच्चाई जाहिर की। माया हैरान रह गई। उसने कार्तिक की तरफ हैरत से देखा। कार्तिक,
तुमने अभी क्या कहा? माया थोड़ा झिंझकी। उसे ऐसा लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है, इसलिए उसने भौहें चढ़ाकर फिर पूछा, असल में मैं सीएम हूं। अभी जो शख्स सीएम अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है वो फर्जी है। माया को धोखा दिए जाने से बचाने के लिए कार्तिक ने आखिरकार सच्चाई बता दी। माया थोड़ी देर तक उसे देखती रही, फिर अचानक जोर से हंस पड़ी। कार्तिक उसकी प्रतिक्रिया देखकर चौंक गया। उसने सोचा था कि अगर वो माया को सब कुछ बता देगा तो वह इसे गंभीरता से लेगी। तुम किस बात पर हंस रही हो? कार्तिक ने असमंजस में माया से पूछा। कार्तिक, तुम बहुत फनी हो। अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो ऐसे मजाक करने की जरूरत नहीं है, माया ने चुटकी लेते हुए कहा। माया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, कार्तिक ने झल्लाते हुए कहा। सच? माया ने हंसते हुए कहा। अच्छा, मान लिया कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम सीईएम हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा है? कार्तिक चुप हो गया। उसके पास कोई शब्द नहीं थे। उसे डर था कि माया को किसी अजनबी से धोखा मिल जाएगा, लेकिन माया मान रही थी कि वो मजाक कर रहा है। उस हैकर ने बेशर्मी से उसका अकाउंट हैक कर लिया था। हो सकता है वह माया के साथ कोई गड़बड़ी करने की योजना बना रहा हो। माया, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बहुत सीरियस हूं। मैं सीईएम हूं। ये सारे गिफ्ट मैंने ही तुम्हें भेजे थे, लेकिन अब मेरा अकाउंट हैक हो गया है। जो शख्स तुम्हें बातों में उलझा रहा है वो झूठ बोल रहा है। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? कार्तिक की गंभीरता देखकर माया थोड़ी चौकन्नी हो गई। उसने धीरे से अपने होंठ चबाते हुए कहा, कार्तिक, क्या सच में तुम मजाक नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, कार्तिक ने अपना सिर हिलाया। यह कैसे हो सकता है? माया भी अचानक गंभीर हो गई। उसने कहा, तुम्हें पता है सीएम ने मुझे इन दिनों कितने गिफ्ट्स भेजे हैं? कार्तिक एक पल के लिए चुप हो गया। भले ही वह अक्सर माया के लाइव स्ट्रीम चैनल पर गिफ्ट्स देता था, लेकिन उसने यह नहीं गिना कि उसने कितने पैसे खर्च किए थे। आखिर उसे पैसों की परवाह ही कहां थी। सीएम ने पिछले कुछ दिनों में मुझे करीब $3 मिलियन के गिफ्ट्स दिए हैं। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? अगर तुम सच में सीएम हो तो तुमने इन पैसों का इस्तेमाल अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्यों नहीं किया? तुम किसी बेहतर जगह पर क्यों नहीं चले गए? माया ने कार्तिक की ओर देखा और सवाल पूछती रही। कार्तिक अब और भी ज्यादा असहाय नजर आ रहा था। वह नहीं जानता था कि माया को सब कुछ कैसे समझाए। वह उसे ये नहीं बता सकता था कि वह अचानक अमीर हो गया है क्योंकि उसे $10 ट्रिलियन विरासत में मिले हैं। उसे यकीन था कि अगर वह माया को यह सब बताएगा तो वह कभी भरोसा नहीं करेगी। कार्तिक, अगर तुम सच में कहते हो कि तुम सीएम हो तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? माया ने अचानक पूछ लिया। सबूत? कार्तिक एक पल के लिए चौंक गया। हाँ, अगर तुम सच में सीएम हो तो तुम्हारे पास अपनी पहचान साबित करने का कोई सबूत होना चाहिए, है ना? माया ने सिर हिलाते हुए कहा। यह सुनकर कार्तिक और भी असहाय हो गया। उसके पास इसका एकमात्र सबूत उसका सीएम ट्विच अकाउंट था, लेकिन वह अकाउंट तो हैक हो चुका था। अब वह उसमें लॉग इन भी नहीं कर सकता था। माया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है कार्तिक, नाटक बंद करो। मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो। तुम सीएम कैसे हो सकते हो? सीएम ट्विच के सबसे बड़े टाइकून में से एक है। वो पलक झपकते ही लाखों डॉलर खर्च कर सकता है। माया की नजरों में कार्तिक सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था। सीएम के सामने उसकी कोई तुलना ही नहीं थी। छोड़ो, क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कार्तिक ने असहाय होकर जवाब दिया। देर हो रही है, मैं अब जा रही हूं। माया को माहौल अजीब लगने लगा, इसलिए उसने बातचीत खत्म करने का सोचा और जाने के लिए मुड़ गई। रुको! जैसे ही माया दरवाजे की तरफ बढ़ी, कार्तिक ने उसे अचानक रोक लिया। क्या हुआ? माया ने मुड़कर हैरानी से पूछा। मेरे पास कुछ ऐसा है जो साबित कर सकता है कि मैं सीईएम हूं। क्या? मेरा यूजर नेम सीईएम है। इसके बड़े अक्षर मेरे नाम के पहले अक्षरों से बने हैं। यही वजह है कि मैंने ये नाम चुना, कार्तिक ने आत्मविश्वास के साथ समझाया। माया ने उसकी बात पर आंखें घुमाई। कार्तिक, तुम्हारा ये सबूत तो बहुत ही कमजोर है। कई लोगों के नाम के पहले अक्षर एक जैसे हो सकते हैं। अगर सीएम में 4 अक्षर हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि जिनके नाम का पहला अक्षर सी है वे सब सीएम हैं? माया के इस तर्क पर कार्तिक चुप हो गया। उसने हल्के व्यंग्य के साथ मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे सीईएम मानने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो शख्स तुमसे कल मिलने वाला है वह नकली है।
और जो भी हो, तुम्हें उससे मिलने नहीं जाना चाहिए। कार्तिक ने गंभीर आवाज में माया की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि वो धोखेबाज है? उसने मुझे दोस्त के तौर पर जोड़ने के लिए सीएम के फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि वही असली सीएम है। माया अब थोड़ी परेशान लग रही थी। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि उसने तुम्हें फेसबुक पर कैसे जोड़ा। जो भी हो, मैं बस इतना कह रहा हूं कि तुम्हें कल उस आदमी से मिलने नहीं जाना चाहिए। कार्तिक अब अपनी पहचान साबित करने या माया को सच बताने के मूड में नहीं था। वो बस इतना चाहता था कि माया किसी धोखेबाज के झांसे में ना आए। कार्तिक, तुम्हें आज क्या हो गया है? मैं उससे मिलने क्यों नहीं जा सकती? माया ने चौंक कर पूछा। क्योंकि वो इंसान झूठा है, कार्तिक ने झल्लाते हुए कहा। माया की आंखों में अचानक गुस्सा झलकने लगा। उसने ठंडे लहजे में कहा, कार्तिक, क्या तुम इसे थोड़ा ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हो? मैं इसे ज्यादा कैसे ले रहा हूं? कार्तिक ने हैरान होकर माया की तरफ देखा। तुम कैसे कह सकते हो कि वो झूठा है? सीईएम ने मेरी बहुत मदद की है। उसने मुझे इतने महंगे गिफ्ट्स दिए हैं। तुम उसे झूठा कैसे कह सकते हो? अगर वो झूठा है तो काश इस दुनिया में और भी झूठे लोग होते, माया चिल्लाई।